नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम आपको एक विषय विशेषज्ञ से मिलवाने वाले हैं जो आपको बताएंगे कि छत पर बागवानी कैसे संभव है। यानी कि हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन के बारे में। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं आज के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर कृपाल सिंह वर्मा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सहायक निदेशक हैं उद्यानिकी सांची विश्वविद्यालय भोपाल रायसेन में। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे संभव है किचन गार्डन आपके अपने घर की छत पर। जी डॉक्टर साहब, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये बातें जो कहने में इतनी आसान लगती हैं, क्या वाकई इतनी आसान है? छत पर गार्डनिंग की जा सकती है? छत पर जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान जो दौर चल रहा है जी बागवानी का, सारी चीज़ें संभव है, लेकिन बेहतर यह है कि हम उसको कितने अच्छे तरीके से, उसको फंडामेंटल कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं, जी उस पर ही सारी चीज़ों का निर्भर करती है। और निश्चित रूप से बागवानी छत पर संभव है। आज हम ज़मीन हमारे पास सिकुड़ती जा रही है, लेकिन आसमान की हमारे पास कोई सीमा नहीं है, और लिहाजा हम वर्टिकल जो है बागवानी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जब हम बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्यों ना इसकी छोटी छोटी विधियों और छोटी छोटी ऐसी बातों को जान लिया जाए जिससे ये और भी बेहतर हो जाए। विज्ञान और तकनीक के दौर में डॉक्टर साहब अगर बात करें तो ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम छत पर किचन गार्डनिंग कर सकते हैं? विज्ञान और तकनीक के दौर में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जी जिनसे विज्ञान और तकनीक के दौर में हम एक तकनीक से तो जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन उसी क्रम में कहीं न कहीं हम प्रकृति से पीछे छूटते जा रहे हैं। तो ये बागवानी जो है प्रकृति, संस्कृति और समाज को जोड़ने का एक सेतु का कार्य करती है, जिसके द्वारा जो हमारा संपर्क टूटा हुआ है, चाहे संस्कृति से टूटता जा रहा है हमारा संपर्क या प्रकृति से टूटता जा रहा है, वो यदि हम बागवानी करते हैं तो निश्चित रूप से वो संपर्क हम पुनः स्थापित कर सकते हैं। और सरल शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उद्यानिकी या बागवानी हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ एक पहलू है, जो हर किसी के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। और यदि निश्चित रूप से हम बागवानी को अपनाते हैं तो हम समृद्ध और अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात आपने कही कि प्रकृति से अगर सीधा संपर्क साधना चाहते हैं तो उसका एक रास्ता बागवानी से होकर जाता है। अगर उद्यानिकी में आपका इंटरेस्ट है, आपका लगाव है, तो वो कहीं ना कहीं आपको सीधे तौर पर इस प्रकृति से जोड़ देगा और साथ ही साथ आपको एक मानसिक खुशी का भी जो है एहसास होता है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मानसिक खुशी का तो अभी तक कोई पैमाना नहीं है इस तरह का। जी शायद भविष्य में हमारे वैज्ञानिक निरंतर अनुसंधान करके उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगा कि बागवानी का महत्व आज के परिप्रेक्ष्य में क्यों बढ़ता जा रहा है। जैसे हम ये एक 2 वर्ष के परिप्रेक्ष्य को देखते हैं, हम एक महामारी, ऐसी महामारी जो हमें दिखाई नहीं देती है, उससे जूझ रहे हैं। हमने चीख रहे हैं सांसें लेने के लिए, हम चीख रहे हैं भोजन लेने के लिए। तो जब हम बागवानी करते हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं हम अपने स्वास्थ्य को बनाने का कार्य भी करते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये बता देना चाह रहा हूँ, भारतीय जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार हर व्यक्ति को लगभग 350 ग्राम सब्जी प्रतिदिन और लगभग 150 ग्राम फल प्रतिदिन अपने आहार में लेना चाहिए, जिससे उसके भोजन की पूर्ति हो जाती है तथा निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य बना रहता है। मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि विश्व स्तर पर बागवानी की महत्ता को देखते हुए यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2021 को फल और सब्जियों का वर्ष घोषित किया है। तो कहने की बात यह है कि अब हमें बागवानी की तरफ देखना होगा, बागवानी को करना होगा, बागवानी को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना ही होगा। जी बहुत ही ख़ास बात आपने यहाँ पर कही और एक बहुत ही अच्छी जानकारी भी थी कि अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अगर बागवानी को हम अपनी ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बना लेते हैं तो हम कई हद तक अपने आप को और अपनी प्रकृति दोनों को ही बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि कैसे स्ट्रक्चर तैयार किया जाए छत पर बागवानी करने का, तो इस विषय में हमारे दर्शकों और किसान भाइयों को कुछ बताएं। छत पर बागवानी का कोई विशेष इस तरह का वो नहीं होता है, जहाँ कहते हैं जहाँ रहा वहाँ, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो हम जब चाह लेते हैं कि हमें कुछ करना है तो सारे रास्ते अपने आप जो है सुलभ होने लगते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे,
की जो रुचि है उसके अनुसार कई प्रकार के गमलों में बागवानी कर सकते हैं। विशेष रूप से हमें स्ट्रक्चर लगाते समय ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो पौधा लगा रहे हैं, हम जो फसल लगा रहे हैं, उसकी वृद्धि और विकास के अनुकूल वो ग्रो बैग या वो स्ट्रक्चर है या नहीं, वो हमें विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह हम विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो गमला है, चाहे ग्रो बैग है, या अन्य पक्की क्यारियां बनाकर भी हम जो है छत पर बागवानी के संकल्प को, अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो हमने देखा कि क्या स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है डॉक्टर साहब कि किस प्रकार से जल प्रबंधन किया जाए। पर ड्रॉप क्रॉप की अगर हम बात करें तो कितने जल की आवश्यकता होती है और किस प्रकार से इसका प्रबंधन किया जाए? यदि समुचित रूप से हम पानी को समझें, पौधे को हम यदि अपने अनुसार समझ के चलेंगे, तो जैसे हमें पता है कि हमें जब गर्मी होती है तो अधिक पानी की ज़रूरत होती है, जब बारिश होती तो कम पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम बागवानी करते हैं तो पौधों को हम अपने अंदर लेके चलें कि हमारे अनुसार पौधे हैं। जब हमें भूख लगती है तो पौधों को भी भूख लगती होगी, क्योंकि उनमें भी जीवन है। बिल्कुल। तो पौधों को विशेष परिस्थितियों में सिंचाई देने की ज़रूरत होती है। सिंचाई देने के लिए हम जो भी घर में परंपरागत चीज़ें हैं, चाहे नली से सिंचाई दे सकते हैं, या और यदि हम तकनीकों के साथ परंपरा को जोड़ दें तो आज नई नई तकनीकें उपलब्ध हैं। हमारे वैज्ञानिकों के निरंतर अथक परिश्रम से ये ड्रिप इरिगेशन, फॉगिंग इरिगेशन और ऐसी तमाम सिंचाई पद्धतियां उपलब्ध है, जिनसे हम पानी की हर एक बूंद से अधिक उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी, ये तो जल प्रबंधन की बात हुई। जैसे कि हमने जाना कि पानी की एक एक बूंद हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार पौधों के लिए भी पानी की एक एक बूंद का संचय करके हम जल प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब बात आती है जब पौधों में पोषक तत्वों को देने की बात आती है, तो ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी ना हो और घर में लगने वाली फसल भी बहुत अच्छी हो? यहाँ पर मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब भी हम मिट्टी की तरफ देखते हैं, आप अभी हम जैसे विज्ञान के युग में बढ़ते जा रहे हैं, हम आसमान की तरफ तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारा संपर्क मिट्टी से टूटता जा रहा है। बिल्कुल। तो हमें मिट्टी की तरफ देखना होगा, मिट्टी में पोषक तत्व है या नहीं, हम जिस भोजन को खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व उपलब्ध हैं या नहीं। जब हमारी मिट्टी में पोषक तत्व नहीं है तो हम जो आहार ले रहे हैं उसमें उगने वाला आहार है, उसमें भी संभवतः वो पोषक तत्व नहीं होंगे। और इस तरह यदि हम मिट्टी की गुणवत्ता को, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करें और उसके बाद बागवानी करें, तो निश्चित रूप से हमें किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह मिट्टी की को उर्वर बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के जो खाद हैं, जैसे केचुआ खाद है और गोबर की खाद है, खली की खाद है, तथा हमारे यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो घर का कचरा निकलता है, जो हमारा किचन वेस्ट, वो हमारे लिए सोने का काम करता है और वो हमारी एक ऐसी संपदा है जिसको हम रिसाइकल करके ही अपने घर में उस किचन वेस्ट से खुशबू उत्पन्न कर सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर पौधों को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अब सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे, अक्सर हमने देखा है कि ऐसे कुछ पौधे हमारे फसल के साथ आ जाते हैं जिन्हें हम खरपतवार का नाम देते हैं, तो इनसे बचने के लिए क्या करें, या समय समय पर निंदाई गुड़ाई करने के लिए भी कोई समय निश्चित होता है? छत पर जब हम बागवानी शुरू करते हैं तो हमें शुरुआती दौर में ये देखना रहता है कि हमें जो अवांछनीय पौधे जिन्हें खरपतवार कहते हैं उनका नियंत्रण करना जरूरी होता है, क्योंकि ये फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं और फसल के जो पोषक तत्व रहते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, हम निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे कि जो मिट्टी है उसमें वायु संचार भी बना रहेगा तथा मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है उसमें भी विकास होगा, और इस तरह हम जो देखते हैं कि हम खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो फसल अवशेष हैं हमारे, उनके द्वारा मल्चिंग भी कर सकते हैं। ये मल्चिंग बहुत अच्छी तकनीक है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि हम जो है अपनी फसल को बचा सकते हैं और बेहतर बागवानी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें हमने यहाँ पर आपसे जानी कि किस प्रकार से इन विधियों का इस्तेमाल किया जाए और छत पर बागवानी की जाए, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में एक और ख़ास सवाल आ रहा है जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अगर हम छत पर बागवानी करते हैं तो कीटनाशक का कितना इस्तेमाल करें और रोगों से बचने के लिए प्रबंधन किस प्रकार किया जाए? जैसा कि जब हम बागवानी करते हैं और हम जैव आधारित बागवानी करते हैं, जहर मुक्त बागवानी करते हैं, छत पर बागवानी करते हैं, तो और क्योंकि उसका उपयोग भी हम स्वयं अपने परिवार के लिए करते हैं, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें जो हानिकारक जहर है उनका उपयोग नहीं करना है। तो हम कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए हमारा जो इकोसिस्टम है उसको और मजबूत बनाते हुए हम किस तरह से रोग और कीटों का प्रबंधन करते हैं उसके बारे में मैं छोटा सा एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम फसल में कीटों से बचाने के लिए उपयोग करते हैं तो विभिन्न प्रकार के ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर इस किचन गार्डन में देख सकते होंगे कि यहाँ पर फल मक्खी ट्रैप लगा हुआ है तथा यहाँ पर लाइट ट्रैप भी लगा हुआ है और यहाँ पर स्पंजी ट्रैप भी लगा हुआ है, जिनसे कीट जो है अट्रैक्ट होकर उनमें फंसकर मर जाते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पंथ दो काज, हमारा प्रकृति को भी नुकसान नहीं होता है और हमारे कीट भी नियंत्रित हो जाते हैं। इसी के साथ साथ यदि हमारे कीट लग गए हैं तो हम उनके नियंत्रण के लिए जो जैव पेस्टिसाइड है, बायो पेस्टिसाइड, चाहे वो नीम आधारित हो, चाहे वो विभिन्न पौधों की पत्तियों के अर्क से बनाई गई पेस्टिसाइड हो, उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे ये होता है कि हमारी फसल पर जो कीट लग रहे हैं वो खाने से मरते नहीं हैं, इस छिड़काव करने से वो उस फसल को खाने के लिए कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि कीट जो है भूखे रहकर 2 से 4 दिन भूखे रहते हैं और इस प्रकार वो कीट अपने आप से नियंत्रित हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब अंत में जाते जाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूँगी कि विज्ञान और तकनीक के दौर में छत पर बागवानी की उपयोगिता के बारे में आप क्या समझते हैं और क्या हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बागवानी हर किसी के जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा, जिसका क्षेत्र सीमित नहीं है, बागवानी का क्षेत्र सीमित नहीं है तथा बागवानी में किसी तरह के डिसएडवांटेज जो हानिकारक प्रभाव वो नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब हम बागवानी शुरू करते हैं तो हम कई तरह की एक जो श्रृंखला है उसका निर्माण करते हैं। उस श्रृंखला के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, आज हम जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं ये हमें पता नहीं है, उसमें कितनी मिलावट है ये हमें पता नहीं है। तो हम जो चीज़ खा रहे हैं वो हमें नहीं पता है, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है हमारे लिए। अब हमें फूड सिक्योरिटी की अब हम देखना पड़ेगा। हमारा पेट तो भरा हुआ है लेकिन हमने क्या खाया ये पता नहीं है। तो यदि हम 2 दशक पीछे जाएं और देखें
कि हमारे आहार की जो पोषक तत्व की गुणवत्ता थी वो क्या थी, क्या हम जो खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व हैं या नहीं हैं। यदि आज हम पोषक तत्वों की बात करते हैं, गर्भ में पल रहा एक बच्चा है या बीमार हॉस्पिटल में बेड पर पड़ा हुआ एक मरीज है, वो भी यदि संघर्ष कर रहा है और उसको खाने के लिए जो आहार दिया जा रहा है उसमें यदि वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है, पोषक तत्व यदि वो दूषित है, तो निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी भी हमारी ही बन जाती है कि हम उसको कैसे बचा सकते हैं। इसी तरह मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम बागवानी करते हैं तो हम बचपन को बचाने का एक काम करते हैं। ये एक बड़ा मुख्य विषय आज हमारे सामने आ रहा है। हमने बच्चों के हाथ में तकनीक का गैजेट तो दे दिया, लेकिन उन्हें बचाने के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए, उनका जीवन बचाने के लिए हमने प्रकृति से उनका कनेक्शन तोड़ दिया। तो यदि हम किचन गार्डन करते हैं, तैयार करते हैं और बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि हम बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित कर सकते हैं और हमारे जो देश है, देश का विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि बागवानी के कई सारे फ़ायदे हैं और आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि बागवानी एक सीमित नहीं है। आज हमारे कृषि वैज्ञानिकों के निरंतर ऐसे परिश्रम हो रहे हैं, आज हमारे पास ऐसी ऐसी तकनीकें उपलब्ध है कि हमें अब जगह की अनिवार्यता ख़त्म हो गई। आज हम हवा में खेती करने की तरफ निकल रहे हैं। बस ज़रूरत है हमें आगे बढ़ने की, हमारे सकारात्मक सोच की, और किस तरह से हम जो है अपने देश को, अपने स्वास्थ्य को तथा हम अपने परिवार को बचा सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। तो दर्शकों, छत पर बागवानी या उद्यान के विषय में आज हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए प्रस्तुत की। उम्मीद है ये अंक आपको बहुत पसंद आया होगा। आप प्रकृति के साथ संपर्क साधने के अलावा अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सचेत भी रह सकते हैं अगर आप घर में ही सब्जियां उगाने का जिम्मा उठा लें। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सारी विधियों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपके लिए कार्यक्रम में कृषि जगत की कुछ मुख्य खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों में। देश में खरीफ बोनी 815 लाख हेक्टेयर से अधिक। स्वदेशी कच्चे माल द्वारा उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाएंगे। उद्यानिकी विभाग मसाला फसलों के बीज खरीदेगा। गेरुआ से बचाए सोयाबीन और गेंदे की वैज्ञानिक खेती। और अब खबरें विस्तार से। देश में खरीफ फसलों की बुआई अब तक 848 लाख 15 हजार हेक्टेयर में हुई है, जबकि गत वर्ष इस समय तक 889 लाख 99 हजार हेक्टेयर में बुआई हुई थी। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें धान की बुआई लगभग 264 लाख 62 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में हो गई है। इसी प्रकार दलहन अभी तक 107 लाख 87 हजार हेक्टेयर में लगाई गई है। वहीं मोटे अनाज की बुआई लगभग 139 लाख 8 हजार हेक्टेयर में हुई है। देश में तिलहन के लिए लगभग 164 लाख 43 हजार हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज हुआ था। गन्ना एकमात्र फसल है जिसमें लगभग 1 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। अब तक गन्ना 54 लाख 42 हजार हेक्टेयर में बोया गया है। वहीं कपास की बुआई अब तक 110 लाख 73 हजार हेक्टेयर में हुई है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने गत दिनों उर्वरकों के उत्पादन के लिए देश में कच्चे माल की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि उर्वरक आयात निर्भरता में कमी लाने के लिए और सभी उर्वरकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें स्वदेशी कच्चे माल के माध्यम से उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित करना होगा। 21वीं सदी के भारत को आयात पर अपनी निर्भरता में कमी लाने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें रॉक फॉस्फेटिक और पोटाश के स्वदेशी भंडारों का पता लगाना होगा और इससे डीएपी, एसएसपी, एनपीके और एमओपी का उत्पादन करने के लिए स्वदेशी उद्योगों को उपलब्ध कराना होगा।
विभिन्न राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा 536 मिलियन टन उर्वरक खनिज संसाधन सौंपे गए हैं। ये भंडार राजस्थान, प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भाग, हीरापुर मध्य प्रदेश, ललितपुर उत्तर प्रदेश, मसूरी, सिंकलाइन, कडप्पा बेसिन आंध्र प्रदेश में मौजूद है। ये भी निर्णय लिया गया है कि भारतीय खनन एवं भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा राजस्थान के सतीपुरा, भरूसारी और लखासर और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में संभावित पोटाश आयुक्त संसाधनों की खोज में तेजी लाई जाएगी। फल, सब्जी और मसाला फसलों की उन्नत किस्म के बीजों को केरल, असम सहित अन्य राज्यों में भी मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग खरीदेगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने 17 जिलों के सब्जी, फल, मसाला फसलों के उत्पादक किसानों से वर्चुअली संवाद करने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य मंत्री निवास कार्यालय से मध्य प्रदेश के सब्जी, फल और मसाला उत्पादक किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। श्री कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश के 52 जिलों में जिन जिलों को मसाला खेती, सब्जी खेती और फल की खेती के लिए चुना गया है, उन जिलों में इन फसलों के उत्पादन से जुड़े किसान सीधे बातचीत कर किसानों की जमीनी जरूरतों को समझने का प्रयास है। राज्य मंत्री ने एक जिला एक उत्पाद में मसाला फसलों के अदरक के लिए चयनित बड़वानी, टीकमगढ़, निवाड़ी, लहसुन के लिए मंदसौर और रतलाम, हरी मिर्ची के लिए खरगोन, हल्दी के लिए रीवा, शहडोल और धनिया के लिए गुना और नीमच के किसानों से संवाद किया। सोयाबीन में गेरुआ रोग अधिकांशतः अगस्त-सितंबर में ही आता है, क्योंकि इस समय निरंतर वर्षा होती है और आर्द्रता बढ़ जाती है। पत्तियों की निचली सतह में गेरुआ के धब्बे उभरे हुए दिखाई देते हैं। यदि इन धब्बों को हाथ से दबाए तो रोरी की तरह लगेगा। गेरुओं के उपचार के लिए हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल या ऑक्सीकॉर्बोक्सिन की 800 मिलीलीटर मात्रा को 800 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं, जिसे 10 दिनों के अंतर से इसका 2 छिड़काव निचली पत्तियों पर करें। बुआई के 35 से 40 दिन बाद बचाव यदि किया जाए तो अच्छे परिणाम होंगे। रोगी रोधी जातियां जैसे PK 1029, PK 1024, JS 2021 अंकुर तथा इंदिरा लगाए। गेंदे की खेती सभी प्रकार की जमीन में की जा सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि भारी जमीन में जल निथार की व्यवस्था जरूरी है। फूलों की जरूरत 12 महीने होती है। पूजन से लेकर शादी विवाह तक इसकी जरूरत होती है, इसलिए इसकी बाजार में मांग सदैव बनी रहती है। इसकी जातियां मुख्यतः अफ्रीकन एवं मैक्सिकन गेंदा होती है, जिसके अंतर्गत अनेक किस्में होती है। किसान भाई यदि उन्नत किस्में लगाना चाहते हैं तो 1.25 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। यदि संकर किस्में लगाते हैं तो 700 से 800 ग्राम बीज पर्याप्त है। इसकी बोनी सितंबर तक की जा सकती है। यदि कोई प्राकृतिक व्यवधान आता है तो बोनी का समय परिवर्तित भी हो सकता है। गेंदे का बीज क्यारियों में डालकर अंकुरित करें। इसके बाद 25 से 30 दिन में पौधों को मुख्य खेत में लगाएं। साथ ही गोबर खाद 150 से 200 क्विंटल, यूरिया 260 किलो से 475 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 133 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।